Dipti Jain. Over to you, Pushkar. Thank you so much, Dipti ji, ma'am. Jai Jinendra to respected members. I CA Pushkar Jain, Joint Treasurer of JCF Malwa. यहाँ पधारे सभी मेंबर्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ. ऑनरेबल चीफ गेस्ट श्री गौतम जी कोठारी, ऑनरेबल प्रेस चेयरमैन श्री अशोक जी खासगीवाला जी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री राजेश सेलोट जी और सभी ऑफिस बेयरर्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ. आज का टॉपिक जैसे कि हमें सर ने बताया कि योगा के ऊपर है. योगा जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ और जिसमें हम एक मेल मिलाप नहीं कर पाते हैं, इसको मेल मिलाप करने के लिए योगा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. और इस मेल मिलाप के लिए आज यहाँ मौजूद स्पीकर मैम श्रीमती योग गुरु श्रीमती ज्योति जैन जी, हम सभी को बताएं कि मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको ज्योति जैन जी के बारे में देना चाहूंगा. ज्योति मैम जी इज अ रैंक होल्डर इन PGDM इन योगा from DAVV University. She has also a Yog Vasishtha certificate. She has been practicing in yoga since last 35 years and has successful experience in dealing with many diseases through yoga postures and pranayam. Also runs a YouTube channel with the name of Yog Sadhika Jyoti Jain for yoga lessons. She truly believes in ancient yoga for a peaceful, balanced and healthy life. मैं श्रीमती ज्योति जैन जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आप प्लीज आइए और आपका एक एक्सपीरियंस और नॉलेज यहाँ मौजूद सभी वक्ताओं के साथ प्लीज मैम शेयर कीजिए. ओवर टू यू मैम. Thank you, Pushkar. Such a wonderful introduction. Now I request our today's speaker, Jyoti Jain ji, to please start the session. Over to you, Jyoti ji. Thanks, Dipti ji. Thanks, Pushkar ji. JCF मालवा रीजन प्रेसिडेंट राजेश जी सेलोट, चेयरमैन अशोक जी खासगीवाले, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर गौतम जी कोठारी, डॉक्टर नरेंद्र जी धाकर साहब, प्रोफेशनल यूनिटी के अध्यक्ष CA नरेंद्र जी भंडारी, चेयरमैन डॉक्टर विजय जी सजलानी, आज का सेशन अटेंड कर रहे सभी पार्टिसिपेंट, सभी को मेरा सादर जय जय. आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 मिनट के लगभग का समय हम देंगे योग चर्चा के लिए. योग क्या है, योग और दूसरे शारीरिक जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, व्यायाम हैं, उनमें और योग में क्या डिफरेंस. उसके बाद 30 to 35 मिनट्स हम प्रैक्टिकल करेंगे जिसमें मैं आपको स्वयं आसन और प्राणायाम करके बताऊंगा. जो वर्किंग प्रोफेशनल्स की कॉमन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए हमने सेलेक्ट किया. तो मैं चाहूंगी कि आप सभी मेरे साथ इन आसनों को करें और उसके बाद लास्ट के 10 मिनट क्वेश्चंस के लिए यदि कोई कुछ पूछना चाहे तो शुरू करते हैं. योग क्या है. श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्मों की कुशलता ही योग है. जबकि महर्षि पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोध, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है, या योग के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है. आप में से कई लोग योग करते होंगे डेली, तो मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, यदि आप कोई आंसर देना चाहें तो योग क्या है. दीप्ति जी यदि कोई आंसर देना चाहे तो प्लीज इन्वॉल्व हो सकता है. योग क्या है. Okay, we will keep this an interactive session. So if anybody wants to answer it, please raise your hand. I'll unmute you. Unmute yourself. There is an option to unmute. Ma'am, yoga is a way of life, not just some exercises. Okay. Means all the activities in a day to day, even like how we are sitting, how we are drinking water, everything is defining yoga. How we shall do it ideally. बहुत बढ़िया. और कोई. मैंने कहीं पढ़ा था चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है. जी बिल्कुल सही पढ़ा आपने. महर्षि पतंजलि का यही कथन है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः. और कोई. 55 साल से ऊपर जो भी होगा, हेल्थ वर्कर कोई भी हो, शरीर की स्त्री इंद्रियों को प्राकृतिक रूप से वश में करना, दैट इज कॉल्ड योग. जी
बिल्कुल सही है। तो चलिए हम अधिक समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। योग का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो जोड़ना, संस्कृत भाषा में युज शब्द से योग बना है। योग यानी जोड़ना। आध्यात्मिक स्तर पर जब बात की जाए तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ना योग है, और व्यावहारिक स्तर पर देखा जाए तो शरीर और मन का जोड़ योग। और यही कारण है कि योग दूसरे व्यायाम से भिन्न, अलग है, पृथक है, डिफरेंट है। जहां दूसरी एक्सरसाइज में फिजिकल एक्टिविटी पर, फिजिकल फिटनेस पर और बॉडी की स्ट्रेंथ पर ध्यान दिया जाता है, वहीं पर योग में बॉडी की फिटनेस के साथ साथ अंदर के जितने भी हमारे सिस्टम हैं, ग्लैंड्स हैं, उन पर भी कार्य किया जाता है और शारीरिक स्तर पर कार्य करके मन तक पहुंचा जाता है। जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, नर्व्स हैं, मसल्स हैं, उनको तो स्वास्थ्य योग के द्वारा रखा ही जा सकता है। साथ में हमारी जो ग्लैंड्स हैं, थायराइड है, थाइमस है, पैनक्रियाज है, उनसे होने वाले सिक्रेशन को प्रॉपर बनाया जाता है योग के द्वारा। अलग अलग योगासनों के माध्यम से उन ग्लैंड्स पर पॉजिटिव प्रेशर दिया जाता है, जिससे उनका हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से होता है और बॉडी का हार्मोनल बैलेंस बना रहता है। इसी तरह जो अंदर हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम काम करते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इन सबको भी नियमित रखा जा सकता है, संतुलित रखा जा सकता है योग की डेली प्रैक्टिस। तो योगासनों की डेली प्रैक्टिस को करने के लिए या योगासनों की आवश्यकता होने पर, किसी बीमारी की स्थिति में, कोई भी तकलीफ है, शरीर में कोई अवरोध है और आवश्यकता है, तो योगासनों के पर्टिकुलर इफेक्ट से उस आसन को करके हम उस सिक्रेशन को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जो खरगोश की आकृति रेबिट पोज होता है, उसमें शशांक आसन जो उसे कहा जाता है, उसमें एड्रिनल ग्लैंड पर इफेक्ट डाला जाता है, जैसे एड्रेनालिन सिक्रेशन प्रॉपर होता है और वह तुरंत कार्य करता है। त्वरित रिएक्शन उसका ये होता है कि तनाव कम होता है। इसलिए जब तनाव की स्थिति होती है तो शशांक आसन करने का इसकी सलाह दी जाती है, सुझाव दिया जाता है। इसी तरह थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट करने के लिए या थायराइड के सिक्रेशन को प्रॉपर करने के लिए, जो हमारे गले में वॉइस बॉक्स के पास स्थित थायराइड ग्लैंड है, उसके लिए उष्ट्रासन, भुजंगासन जैसे आसन का प्रयोग किया जाता है। और थायराइड और थाइमस ग्लैंड पर इफेक्ट डालने, थाइमस इम्यूनिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लैंड है, तो थाइमस पर इफेक्ट डालने के लिए सर्वांगासन, मत्स्यासन का प्रयोग करें। इस तरह अलग अलग आसनों के द्वारा अलग अलग शरीर के अलग अलग बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स और ग्लैंड्स पर प्रभाव डाल के पूरी तरह से एक संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति की जाती है। जब भी हम कभी आसन करते हैं तो उस आसन में शरीर के भाग विशेष पर, जिसके लिए किया जा रहा है, उस पर या फिर श्वास प्रश्वास पर मन को टिकाया जाता है, मन को एकाग्र किया जाता है। तो इस तरह से शरीर और मन का संतुलन बनता है। योग जो है, जनरली मोस्ट प्रोबेबली लोग यही समझते हैं कि योग एक टाइप की एक्सरसाइज, पर योग अष्टांग योग का एक भाग है। योग तो तीसरा चरण है। यम से शुरू होकर समाधि तक जाने वाले 8 अंगों में से, 8 चरणों में से योग एक चरण है, एक पायदान है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, और उसके बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो आसनों के बाद प्राणायाम का क्रम आता है। पर मेरा सभी से एक कहना है कि जितना भी संभव हो, आसन और प्राणायाम के पहले यम और नियमों का पालन किया जाए, तो आसन का, प्राणायाम का प्रभाव बहुत बढ़ जाए। तो इस तरह से बहुत शॉर्ट में हम योग की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन ग्रंथों में और सभी लगभग धर्मशास्त्रों में, यहाँ तक कि हमारे जैन शास्त्रों में भी योग का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। समय समय पर अलग अलग महर्षियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने योग को परिभाषित किया है, योग की परिकल्पना की है, पर उनमें से सर्वाधिक प्रचलित महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग है। और उसी के आधार पर आज हम कुछ आसन करने जा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं और कुछ सिलेक्टेड आसन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, वर्किंग प्रोफेशनल्स को ध्यान में रखते हुए आज कुछ आसन का डेमो मैं करूंगी। मैं चाहूंगी कि आप में से कोई भी यदि करना चाहे तो मेरे साथ साथ आसन करें। तो शुरुआत करते हैं।
जो भी आप लोग आसन करना चाहें अपने स्थान पर खड़े हो जाए। और सबसे पहले जब भी आप किसी काम को करके आए हैं और आसन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, शरीर को शिथिल करें, चाहे और आवश्यकता हो तो शवासन करें, उसके बाद आप आसन शुरू करें। ऐसा नहीं है कि आसनों की थकान के बाद शवासन करें, बल्कि शवासन को आसनों के पहले भी करना चाहिए। बॉडी रिलैक्स हो जाए, आसनों के लिए प्रिपेयर हो जाए। यदि ये पॉसिबल नहीं है, आप ऑफिस में हैं, अपने वर्क प्लेस पर हैं, तो आप खड़े होकर बॉडी को रिलैक्स कर लें और उसके बाद एक बार लंबा गहरा श्वसन करें, यानी डीप ब्रीथिंग करें। पूरी तरह से एक्सपांड करते हुए अधिक से अधिक इनहेल करें और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। जब भी आप योगासन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि रूम में एसी या पंखा ना चल रहा। एसी तो बिल्कुल भी ना चले और पंखे को भी आप बंद कर दें, नेचुरल एयर हो, खिड़की हो, दरवाजा खुला, और फिर उस वक्त आप योग करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो डीप ब्रीथिंग 1 या 2 बार आप करें और उसके बाद जैसा कि वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है, बैठे बैठे शोल्डर्स में पेन होने लगा है, शोल्डर जाम हो गए, फ्रोजन शोल्डर की समस्या है, तो शोल्डर के लिए आप इस तरह से अंगूठे बंद करके मुट्ठी बांध लें और शरीर के पास रख लें। अब श्वास भरते हुए शोल्डर्स को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शोल्डर्स को नीचे करें। शोल्डर्स को ऊपर करते समय श्वास लेना है और शोल्डर्स नीचे लाते समय श्वास को छोड़ना है। इसी को श्वास को रोककर भी किया जा सकता है। जो श्वास को रोक सके वो इस तरह से पहले एक बार श्वास भर लें, फिर चीन को चेस्ट से टच करके चिन लॉक कर लें, यानी कि जालंधर बंद लगा लें, और श्वास को रोकने के बाद आप शोल्डर्स को अप एंड डाउन करें एंड देन रिलैक्स। रिलैक्सेशन हर आसन के बाद, हर छोटी सी क्रिया के बाद एक बार आप डीप ब्रीदिंग करें। उसके बाद गर्दन के मूवमेंट के लिए, यानी लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और बहुत घंटे तक यदि हमने शोल्डर्स और गर्दन को नीचे झुकाए रखा है, तो पीठ के ऊपरी भाग में और गर्दन के पिछले भाग में पेन होने लगता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की समस्या बहुत बढ़ गई है। उसके निवारण के लिए, उससे बचने के लिए गर्दन की एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से, बहुत आराम से करें, क्योंकि पूरे शरीर से निकलने वाला तंतुओं का जाल, नाड़ियों का जाल गर्दन के इतने से हिस्से में से होकर सिर की तरफ जाता है। तो यहाँ पर जब भी इस तरह का गलत दबाव आता है, यानी हम झुककर बैठे हैं, हमारा पोस्चर बिगड़ा हुआ है, या हम लेटे लेटे देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो गर्दन के पूरे एरिया में कहीं पर भी दबाव आने पर ब्लड का फ्लो बाधित होता है। उस फ्लो के कारण कई बार लोगों को चक्कर आने की समस्या होती है। गर्दन में पेन तो खैर होता ही है, और वो पेन जब बढ़ जाता है तो हाथों की तरफ पेन आता है, कई बार चेस्ट में पेन होने लग जाता है, सर्वाइकल के कारण, फेस के किसी भी हिस्से में पेन होने लग जाता है। तो सर्वाइकल रीजन जो C1 से लेकर C7 तक जो हमारी 7 कशेरुकाएं हैं, उस हिस्से की एक्सरसाइज केवल गर्दन के 4 डायरेक्शन में मूवमेंट से ठीक की जा सकती है। इसको आपको बहुत धीरे करना है, मैं एक बार आपको करके दिखा रही हूँ। अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है। अब शोल्डर्स को सेंटर में रखना है, यानी कि जब आप गर्दन फ्रंट में झुकाएंगे तो आपको शोल्डर को झुकाना नहीं, शोल्डर को स्ट्रेट रखना है। इस तरह से आप इसको चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, या नीचे बैठकर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गर्दन की मूवमेंट करना है नीचे की ओर। जब आप गर्दन को नीचे ले जाएंगे तो चीन को चेस्ट से टच करके कुछ सेकंड्स रुकना है, श्वास प्रश्वास को बिल्कुल नॉर्मल लेना है, नॉर्मल चलने देना है, फिर धीरे से ऊपर आना है और पीछे ले जाना है, फिर बीच में राइट और लेफ्ट। इस तरह से 3 बार आप चारों डायरेक्शन में ले जाएं। सबको समझ में आ रहा है? दिख भी रहा है बराबर? यदि कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज एक बार जरूर बताइएगा। यदि Yes, समझ में yes. नहीं आए या क्लियर ना दिखे। Ma'am, it's very clear and very nicely you are explaining it. Please move ahead. थैंक यू दीप्ति मैडम। तो गर्दन के लिए आपको फर्स्ट कंडीशन है कि शोल्डर से एक सीधे में रखना है, बॉडी को स्ट्रेट रखना है। आप बैठे हैं तो भी सीधे बैठना है, खड़े हैं तो भी पोस्चर सीधा रखना है। इस तरह से डाउन, अप,
राइट एंड लेफ्ट, बहुत स्लोली आपको 3-3 बार या 5 मैम आप अनम्यूट हो गए हैं, म्यूट हो गए, आपको मैम, अनम्यूट करना पड़ेगा। म्यूट मैम हुआ है आपका आप म्यूट हो स्क्रीन। गए हैं। आ रही है आवाज? हाँ जी, यस। जी बिल्कुल। तो इस तरह से आपको क्लॉकवाइज 3 बार और एंटी क्लॉकवाइज 3 बार डेली करना है। आप अपने समय के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यदि आपका समय कम है तो आप 2 बार कर लेंगे, वो चलेगा, लेकिन आप जल्दी बिल्कुल नहीं करेंगे। 1 बार करेंगे तो भी चलेगा, बट गर्दन के केस में स्पेशली आपको इस बात का ध्यान रखना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल फोर्स नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं। यदि आपको गर्दन में पेन है, डॉक्टर ने फ्रंट में गर्दन झुकाने का मना किया है, तो आपको फिर इस एक्सरसाइज को किसी ट्रेंड टीचर के सामने करना है, पूछ कर करना है। ऐसा नहीं कि मैंने बताया आपने गोली घुमा लिया, आपको पेन है, डॉक्टर ने मना कर रखा है, तो उस कंडीशन में फिर चक्कर आने की संभावना होती है। अब नेक्स्ट मैं आपको कुछ आसन बता रही हूँ। तो सबसे पहले ताड़ासन। आपने ताड़ासन अनेकों बार किया होगा, सभी करते होंगे। ताड़ासन बहुत बेसिक आसन है, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए ताड़ासन किया जाता है। तो ताड़ासन को मैं आज जो बता रही हूँ, आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनें। ताड़ासन में पैरों को आपको मिलाकर रखना, पैर बिल्कुल पास पास। अब सिर्फ उसी कंडीशन में आप पैर को थोड़ा दूर रख सकते हैं कि या तो आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप पैरों को पास में रखकर बैलेंस नहीं बना पा रहे, या फिर हेल्थ बहुत ज्यादा है तो पैर पास पास रखने में असुविधा होगी। फिर भी आप 2-3 दिन, 4 दिन या 5 दिन की प्रैक्टिस के बाद पैरों को पास रखने की कोशिश करें। दूसरी बात, आप हाथ इस तरह से कमर के पास रखें, रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखें। बार बार कहने में आएगा मेरे, और बार बार मैं आपको चाहती भी हूँ ये बताना है, फिर भी आप हमेशा सीधी रहे। जब रीढ़ सीधी रहेगी तो चेस्ट एरिया को पूरा फैलाव मिलेगा, उससे आप ब्रीथ अच्छा कर पाएंगे। जब भी आप झुके रहेंगे तो हमारे लंग्स दबेंगे और हम ऑक्सीजन बराबर इनहेल नहीं कर पाएंगे। तो रीढ़ सीधी रखें, दोनों हाथ कमर के पास। अब आपको हाथों को साइड से इस तरह से उठाना है, शोल्डर्स की सीध में लाने के बाद हथेली ऊपर, और अब हाथों के साथ साथ एड़ी भी ऊपर उठाना है। दूर किसी एक पॉइंट पर आपको दृष्टि को फोकस करना है, इस तरह से शरीर को खींच के रखना है। अब देखिए कि ताड़ासन में शरीर के लगभग सभी भाग पर खिंचाव आ रहा है। तो जब भी आप ताड़ासन करेंगे, यदि आप पेट की एक्स्ट्रा फैट कम करने के लिए ताड़ासन कर रहे हैं, जब भी आप ताड़ासन करेंगे तो आप किस पर्पस को लेकर ताड़ासन कर रहे हैं। यदि आप बेली फैट को ले कम करना चाहते हैं तो ताड़ासन करते वक्त लास्ट स्टेज में जाने के बाद आपको अपने ध्यान को पेट पर लगाए रखना है। आप पेट पर बहुत अच्छा खिंचाव फील करेंगे ताड़ासन में, तो आपको अपने ध्यान को पेट पर लगाए रखना है, श्वास प्रश्वास नॉर्मल चलने देना है। यदि आप स्पाइन के लिए कर रहे हैं, इस तरह के पीठ दर्द या कमर दर्द के लिए, क्योंकि ताड़ासन से कई तरह के पीठ दर्द, कमर दर्द भी ठीक होते हैं, तो फिर आपको अपना ध्यान पीठ पर, कमर पर लगाए रखना है। ताड़ासन से पैरों की मसल्स भी स्ट्रांग होती है, बैलेंस तो बनता ही है, हाथों की स्ट्रेचिंग होती है और चेस्ट को खुलने का मौका मिलता है, जिससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, ब्रीदिंग हमारी सुधरती है। इस तरह ताड़ासन के कई सारे बेनिफिट्स हैं, और जब आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनमें से कोई भी कारण से आप ताड़ासन नहीं कर रहे हैं, तो आप अपना ध्यान केवल श्वास और प्रश्वास पर लगाकर रखें। ब्रीदिंग आपकी हमेशा नॉर्मल रहेगी, आपको न तो श्वास लेते हुए जाना है स्पेशली और न छोड़ते हुए, यानी आपको सामान्य रूप से जाना है, सामान्य रूप से आना है, और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ सेकंड्स रुकना है। शुरुआत में आपको सभी आसनों में कम देर रुकना है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, और फिर धीरे धीरे आपको अपनी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाना है। तो एक बार फिर से मैं ताड़ासन करके दिखा रही हूँ। इसमें आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रुकें और फिर धीरे से उसी तरह से वापस आते हैं।
यदि आप साइड से हाथ को लेकर गए हैं तो हाथों को आपको साइड से लेकर नीचे आना है। नेक्स्ट आपको करना है कोणासन, वो भी हमने डायबिटीज के लिए स्पेशली चुना है। और कमर के साइड की फेट जो टायर हो जाता है पेट पर, कमर पर, उसको कम करने के लिए हमने कोणासन सिलेक्ट किया है, तो सभी के लिए बहुत उपयोगी, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। तो कोणासन के लिए इस तरह से राइट हाथ को ऊपर करना है, फिर हाथ को आपको कान से सटाना है। अब कोणासन कई लोग करते हैं, हमेशा करते होंगे, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपने हाथ को ऊपर स्ट्रेच किया है, ऊपर की ओर उठाया है, उसके बाद आपको बॉडी को ऊपर इस तरह से खींचना है, जिससे कमर के राइट साइड आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा, जो पैनक्रियाज और लीवर के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। यानी पैनक्रियाज और लीवर जो हमारे लंग्स, रिब के जस्ट नीचे, छोटी आंत के स्टार्टिंग पर पैनक्रियाज और लीवर, उसके साथ में उन पर बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगा। इस तरह से आपने हाथ को ऊपर उठाया, ऊपर की ओर खींचा और आपको सेंटर में रहते हुए लेफ्ट साइड झुकना है, जितना आप झुक सकें। उसके बाद लास्ट स्टेज के बाद जाने के बाद आपको सारे एफर्ट्स रोक देना है। थोड़ा सा टेढ़ी उधर है। प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम, यानी प्रयत्न को शिथिल करना है, मन को श्वास पर टिकाना है, और जब आप रुक ना पाए तो धीरे से इस तरह से वापस आना है। इसी को आपको लेफ्ट साइड से करना है, मेरे और क्या स्ट्रेट वापस आ करना है, गया और उसके बाद कोई राइट से। हमिंग हुई। कुछ सेकंड्स रुकने के बाद वापस। इसके बाद एक आसन हमने बैक पेन के लिए सेलेक्ट किया। ज्योति मैम आप फिर से म्यूट हो गए हैं, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। Ma'am has, हाँ जी, आप दिख रहा है? no ma'am. तो Yes, बैकवर्ड ma'am. के लिए आपको हस्तोत्तोलन बहुत अच्छा आसन है। इसके लिए आप इस तरह से सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को सामने रखें और श्वास भरते हुए, यदि आप उठा सके ठीक है, अदरवाइज आपको नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इस तरह से हाथों को ऊपर उठाना है, बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है। बेली फैट को कम करने के लिए बहुत अच्छा आसन है और बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है। और फिर आपको आंखें खुली रखते हुए पीछे की ओर कुछ सेकंड रुकने के बाद आप नीचे लेकर, इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप पीछे मुड़ेंगे तो आपकी घुटने न मुड़े, जब आप पीछे झुक रहे हैं उस वक्त घुटनों को सीधा रखना है। अब जो अभी मैंने आपको बताया ताड़ासन और कोणासन, उसके साथ साथ यदि आप सूर्य नमस्कार बता देते हैं, यदि आप में से सूर्य नमस्कार आता है आपको किसी को, और सूर्य नमस्कार ताड़ासन और कोणासन का आप कॉम्बो बना देते हैं, तो वेट लॉस के लिए ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। पर सूर्य नमस्कार में आप इस बात का ध्यान रखें कि जो 12 पोस्चर हैं उन्हीं को इंक्लूड करें। शशांक आसन वाले मिलाकर 14 पोज वाला सूर्य नमस्कार बिल्कुल नहीं करें। फोर्थ स्टेप में जो जनरल गलतियां होती है ना करें। और आप चाहें तो YouTube चैनल पर, मेरे चैनल पर आप सूर्य नमस्कार का वीडियो भी देख सकते हैं, या फिर कभी हमको फिर से समय मिला तो मैं आपको सूर्य नमस्कार के बारे में डिटेल में बताऊंगी कि उसको सही तरीके से कैसे किया जाए। अब इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात और आज का सबसे मेन पॉइंट, जो हम ऑफिस में योगा करना चाहते हैं, यानी चेयर पर बैठकर योग किया जा सके, ऐसे कुछ आसन भी मैंने आज आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। तो अभी जो हमने ताड़ासन किया वो आप कुर्सी पर बैठकर कर सकते हैं। ताड़ासन के लिए आप अपनी ऑफिस चेयर पर ही बैठ जाए, अलग से स्पेस की आवश्यकता नहीं है आपको, योगा में जरूरत नहीं है। कुर्सी पर बैठने के बाद आप इस तरह दोनों हाथों को उठाएं, फिंगर्स को लॉक कर दें इस तरह से, और हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच, कुछ सेकंड्स रुकें, हाथों को खोल। इससे आप जब लगातार बैठे हुए हैं और आपकी पीठ पर, रीढ़ पर जो दबाव बन रहा है उससे पीठ दर्द और कमर दर्द कई तरह का होता है, उसमें काफी आराम मिलेगा। और इसी तरह आप कोणासन भी कुर्सी पर बैठकर कर सकते हैं, इस तरह से आप दोनों साइड से कर लें। इसके अलावा आप कुर्सी पर बैठकर बॉडी को ट्विस्ट कर सकते हैं, तो दोनों हाथों को
सामने बढ़ाएंगे और बॉडी को इस तरह से राइट साइड टर्न करेंगे। आपका लेफ्ट हाथ राइट हैंडल पर रख लीजिए, राइट हाथ को पीछे कुर्सी के बैक पर रख लीजिए और गर्दन और शोल्डर्स को राइट साइड टर्न कर लीजिए। इस तरह से बैक पर, कमर पर बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, काफी रिलीफ फील करेंगे आप। और उसके बाद आप इसी को दूसरी साइड कर लीजिए और वापस। प्रत्येक आसन में आप अपनी टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से 5 सेकंड 10 सेकंड हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त डायबिटीज के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध आसन मंडूक आसन, वो भी आप कुर्सी पर बैठकर कर सकते हैं। वज्रासन में बैठकर तो इसे किया ही जाता है, कुर्सी पर आप बैठे हैं तो इस तरह से हाथों की मुठ्ठियां बांध लें और नाभि के नीचे रखें, दोनों हाथ कमर के पास, और फिर आप स्पाइन को, चेहरे को सामने रखते हुए, स्पाइन को सीधा रखते हुए इस तरह सामने झुके। तो मुट्ठियों से जो पेट पर दबाव आ रहा है वो आपके पैंक्रियास को एक्टिवेट करेगा, तो क्रियाशील बनाएगा। जितना आप जा सकते हैं जाए, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आप रुके रहें और फिर इसी तरह से स्पाइन को सीधा रखते हुए वापस आए। इसके आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो मुट्ठी बंद नहीं कर सकते हैं वो इस तरह हथेली एक के ऊपर एक रखकर भी इस आसन को कर सकते हैं, और हाथों की पोजीशन आपकी नाभि से थोड़ा नीचे के आसपास रहे। इसके बाद कुर्सी पर बैठकर आप शोल्डर्स की, गर्दन की एक्सरसाइज तो आप कर ही सकते हैं, और एक सबसे महत्वपूर्ण घुटने का, तो घुटने के लिए भी आप कुर्सी पर बैठकर बहुत अच्छी क्रिया कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप एक सीध में बैठ जाए और ऊपर से, घुटने के ऊपर के पैर को इस तरह पकड़ लें। अब आपको पैर को सीधा करना है, कुछ सेकंड रुकना है, इस तरह वापस। इसको आप 10-10 बार कर लें। पैर को सीधा रखें और वापस मोड़ लें। इसी को दूसरे पैर से भी कर लें, और घुटने को हमको लेफ्ट राइट झुलाना है। ऊपर के पैर को रोककर रखें, पंजे को जमीन से थोड़ा ऊपर उठाना है और नीचे, घुटने से नीचे के पैर को इस तरह झुलाना है, और उसके बाद गोल घुमाना है। ये क्रियाएं भी आपके घुटने के जॉइंट को बहुत मजबूत रखेंगी, स्वस्थ रखेंगी, घुटने के दर्द को कम करेंगे। पैर से भी आप कर लें। और इसके बाद कुछ नीचे बैठकर आसन मैं आपको बता रही हूँ जो बहुत इजी है, जो सभी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना है वज्रासन। वज्रासन के लिए आप इस तरह से पैरों के बल खड़े हो जाए, अंगों को फ्लैट कर लें। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों पैरों के अंगूठे पास-पास रहे, एक के ऊपर एक नहीं रखना है। एड़ियों को दूर रखें और एड़ियों के बीच में आप अपने हिप्स को टिका रखें। लेट को सीधा और चेहरे को सामने रखें। इस एकमात्र आसन को आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। डाइजेशन को ठीक करने के लिए, गैस ट्रबल को दूर करने के लिए, एसिडिटी को ठीक करने के लिए वज्रासन बहुत अच्छा है। इसमें आप आगे से इस तरह पैरों को पास-पास रखें, घुटने आपके दोनों पास रहेंगे। इसके बाद स्ट्रेस रिलीफ, तनाव जो बहुत बड़ा कारण है इम्यूनिटी को कमजोर बनाने। जैसे ही आप तनाव की पोजीशन में आते हैं, नकारात्मक विचार शुरू हो जाते हैं और हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो हमको तनाव को दूर करना है। तनाव को दूर करने के लिए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि शशांक आसन बहुत अच्छा आसन है। तो शशांक आसन आप रिबिट पोज में बैठकर करें। इस तरह से आप मिल जाए, बॉडी ऊपर की ओर स्ट्रेच करें और आपको फ्रंट में झुकना है। दोनों हाथों को जमीन पर टिकाना है, मस्तक जमीन पर और कोहनियों को ढीला छोड़ना है। कुछ देर इसी पोजीशन में रुकना है और फिर सबको समझ में आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे? तो शशांक आसन आप तनाव दूर करने के लिए करें। आवाज नहीं आ रही? Yeah, ma'am, all good. You can continue. All good, ma'am. Yeah. इसके बाद उत्तरासन थायराइड के लिए और इम्यूनिटी, कैमल पोज। इसी तरह वज्रासन में आप खड़े हो जाए और आप यदि अभी शुरुआत के तौर पर
करना चाह रहे हैं, पहले आपने कभी उष्ट्रासन नहीं किया है तो हाथों को इस तरह कमर पर रखें और अपर बॉडी को बैक साइड बेंड, और यदि आप कर सकते हैं तो इस तरह हाथों को पैरों की एड़ियों पर टिका दें। तो ये उष्ट्रासन जो है चेस्ट को पूरी तरह से खोलता है, एक्सपांड करता है, जिससे ऑक्सीजन हम अधिक इनहेल कर सकते हैं और साथ में थायराइड ग्लैंड पर बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। जिनको भी थायराइड की परेशानी है, थायराइड बढ़ता है या घटता है, तो उनके लिए भी उष्ट्रासन बहुत अच्छा आसन है। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा आप गोमुखासन जरूर करें। गोमुखासन एक साथ कई सारी तकलीफों में आराम देगा। यदि आपके शोल्डर्स आगे की तरफ झुके हुए हैं या आपको तनाव है, तो इस तरह पैर को, राइट पैर को आप फोल्ड करें और उसके ऊपर लेफ्ट पैर को फोल्ड करके रख दें, यानी सामने से आपके दोनों घुटने एक के ऊपर एक रहेंगे, गाय के मुख की। अब जो पैर आपका ऊपर है उसी हाथ को ऊपर लें और दूसरे हाथ को नीचे से लगाएं और फिंगर्स को आपस में इस तरह से लॉक कर दें पीछे। यदि आपके हाथ एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं तो आप बीच में कोई नैपकिन या रुमाल रख के उसके दोनों छोरों को, दोनों सिरों को पकड़ सकते हैं। आप रीढ़ को सीधा रखें और फेस को सामने रखें और इसमें कुछ देर रुकें। फिर इसको दूसरी साइड से भी कर लें, पैर बदल लें, जो नीचे पैर है ऊपर कर लें और इस तरह से घुटनों को एक के ऊपर एक, मेरा लेफ्ट पैर ऊपर है तो लेफ्ट हाथ ऊपर से, राइट हाथ नीचे से, और दोनों हाथों को इस तरह से लॉक कर। तो इतने आसन आप लोगों के लिए आज सेलेक्ट किए हैं। आसन बहुत सारे हैं, बहुत सारे आसन और उनके बहुत सारे बेनिफिट्स, लेकिन समय की मर्यादा को देखते हुए सारे आसन यहाँ बताना संभव नहीं है। इसके बाद हम आते हैं प्राणायाम। एक नाक से श्वास लेना, दूसरे से छोड़ना, दूसरे से लेना, पहले से छोड़ना या कपालभाति करना। पर प्राणायाम बहुत ही विस्तृत विषय है, बहुत विस्तृत विषय है। प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ प्राण धन आयाम। तो प्राण यानी हमारी जीवनी शक्ति, हमारी ऊर्जा, और आयाम यानी विस्तार या फैलाव। तो जीवनी शक्ति को विस्तारित करना, उसको फैलाना। हमारे शरीर में निरंतर ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है जो हमारे पूरी बॉडी को एक्टिव रखती है, स्वस्थ रखती है। तो जब भी किसी कारण से, चाहे वो इरेगुलर लाइफ स्टाइल हो, खान पान की गलत आदतें हो, या और तनाव हो, या और कोई भी कारण हो, हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में यदि प्राण का अवरोध होता है, रुकावट होती है, तो फिर हमको अस्वस्थता महसूस होती है, शक्तिहीनता महसूस होती है, थकान लगती है, कमजोरी लगती है, या किसी तरह की कोई बीमारी होती है। तो प्राणायाम के सजगता पूर्वक अभ्यास से, यानी प्राणायाम की अलग अलग टेक्निक के माध्यम से उस ऊर्जा के फ्लो को रेगुलर किया जाता है, संयमित किया जाता है, अनुशासित किया जाता है, नियमित। पर प्राणायाम इतना डिटेल्ड सब्जेक्ट है कि उसके बारे में पहले हमको सीखना है, जानना है, और वो इतने कम समय में संभव नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि प्राणायाम की 3-4 बहुत जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे आपको प्राणायाम करते समय, आप चेयर पे बैठे हैं या नीचे बैठे हैं, सबसे पहली कंडीशन है कि रीढ़ सीधी रखना है। समम काया शिरो ग्रीवा, यानी आपकी काया, सिर और गर्दन एक सी होना। उसके बाद दूसरी शर्त यह है कि आप अपने स्वर को पहचानें। आप अपनी हथेली को उल्टा रखें और उस पर चेक करें कि आपका कौन सा स्वर अधिक चल रहा है, या किस स्वर में, आपके किस साइड की नाक में वायु का, श्वास का प्रवाह कम हो रहा है। तो पहले आप उसको नियमित करें, उसको दोनों को इक्वल करें, क्योंकि हमारे शरीर में 2 अलग अलग विपरीत शक्तियां काम करती है। आपने सुना भी होगा चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। उसके बारे में ज्यादा बात अभी ना करते हुए हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे दोनों स्वर समान हो, उसके बाद हम प्राणायाम शुरू। और उसका बहुत आसान से कई सारे तरीके हैं कि जैसे आपने नाक चेक करी और आपको लग रहा है कि आपकी लेफ्ट साइड की नाक में श्वास का प्रवाह कम है, तो आपको लेफ्ट हाथ को उठाना है और उंगली और अंगूठे के बीच का ये जो हिस्सा है, इसको आपको बगल में दबाना है। उसके लिए आपको पहले वज्रासन में बैठना है इस तरह से, और उसके बाद आपको लेफ्ट साइड के स्वर को बराबर चालू रखने के लिए लेफ्ट
हाथ के हिस्से को कांख में यानी बगल में इस तरह दबाना। तो आप देखेंगे कि बहुत थोड़े समय में आपका श्वास का प्रवाह समान हो जाएगा। और यदि आप चेक नहीं कर पा रहे कि कौन सा समान है कौन सा असमान है, तो आप दोनों हाथों को दोनों बगल में इस तरह से दबा रहे हैं और कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाए। तो आपकी दोनों नाक में, नासिका में श्वास का प्रवाह बराबर हो जाएगा। उसके बाद आप कपालभाति, अनुलोम विलोम जो भी करना चाहे करें। इसके अलावा तीसरी बात सबसे अधिक आवश्यक कि आप ये जान लें कि कौन से प्राणायाम आपके लिए उपयोगी है। सारे प्राणायाम सभी के लिए उपयोगी नहीं होते, जैसे कि कोठारी का आपने भी कहा था कि बहुत सारे आसन है, बहुत सारे प्राणायाम है, पर ना तो हमारे पास इतना समय है और ना हमारे लिए आवश्यक है और ना हमारी बॉडी के वो अनुकूल है। तो आप ये जान लें कि कौन से प्राणायाम आपके लिए उपयोगी है और उनको किस क्रम से करना है। पहले कपालभाति करनी है या पहले अनुलोम विलोम करना है या भस्त्रिका करना है, तो फिर क्या करना है। कोरोना के काल में कई लोगों ने सुनकर पढ़कर नए नए प्राणायाम किए, भस्त्रिका किया, ये किया। तो भस्त्रिका बहुत लोगों ने किया कोरोना के बचाव के डर से, बचाव के लिए या जो भी समझे। तो भस्त्रिका करने से क्या रिजल्ट होता है, हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है, इसको समझने की हम कोशिश नहीं करते हैं और फिर बॉडी में गर्मी बढ़ जाती है। क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो शरीर में उष्णता पैदा करता है, उसी उष्णता से फिर विषैले तत्व नष्ट होते हैं, विषैले कीटाणु नष्ट होते हैं। तो भस्त्रिका सभी को सूट नहीं करता है। तो भस्त्रिका करने के बाद आपको शीतली प्राणायाम, पहले आपके शरीर की प्रवृत्ति वात पित्त कफ क्या है उसको जांचना है, परखना है। उसके आधार पे आपको प्राणायाम का क्रम चुनना है, उसके बाद आप प्राणायाम करें। और चौथी बात कि प्राणायाम से पहले बहुत सारी ऐसी बेसिक टेक्निक है जिनको आपको सीखना जरूरी है। जब तक आपका अपनी श्वास पर नियंत्रण नहीं होगा, अनुशासन आपका श्वासों पर नहीं होगा, आपकी श्वास जो है डिसिप्लिन में नहीं होगी, आपके कहने में नहीं होगी, तो आप यदि कोई सा भी प्राणायाम करेंगे, 200 बार भी आप कपालभाति कर लेंगे तो उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके बजाय आप पहले सीखें कि आपको पेट को कैसे चलाना है। तो आज मैं इसी तरह की 2 बेसिक टेक्निक आपको बता रही हूँ। सबसे पहली टेक्निक जो डीप ब्रीथिंग से रिलेटेड है, यानी आप जब तक ऑक्सीजन को बहुत अच्छे से इनहेल नहीं करेंगे, आप अपने लंग्स की कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आपको प्राणायाम उतना फायदा नहीं देंगे। तो आपको लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाना है, क्योंकि जनरली हम अपने लंग्स का 1/3 भाग ही यूज करते हैं, तो हमको उसको बढ़ाना है। उसके लिए आपको करना है 3 स्टेप ब्रीथिंग। तो 3 स्टेप ब्रीथिंग के लिए आप पद्मासन या वज्रासन जिस भी स्थिति में बैठना चाहे बैठ जाए। और उसके बाद आपको पहले स्टेप में सबसे पहले अपने पेट को बाहर की तरफ फुलाना है। मैं आपको तीनों स्टेप में करके बताती हूँ। तो आपने श्वास भरी, पेट फुलाया, उसके बाद आपको चेस्ट को एक्सपांड करना है और उसके बाद आपको अपनी क्लेविकल बोन, कॉलर बोन यानी कि शोल्डर्स को थोड़ा ऊपर की ओर करना है। उसके लिए आपको गर्दन को थोड़ा सा पीछे ले जाना है और अधिक श्वास भरने की कोशिश करना है, कैपेसिटी को बढ़ाना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे उल्टे क्रम से छोड़ना है श्वास, यानी श्वास छोड़ते समय गर्दन थोड़ा आप सामने लाएंगे, शोल्डर्स को नीचे करेंगे, फिर चेस्ट को थोड़ा ढीला छोड़ेंगे, अपने आप श्वास बाहर आएगी और लास्ट आप पेट को ढीला छोड़ेंगे, तो आपकी पूरी श्वास खाली हो जाएगी। इस प्रोसेस को चेक करने के लिए या इसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए आप काउंटिंग का सहारा ले सकते हैं। यानी आपको देखना है कि कितनी काउंटिंग तक आपने इनहेल किया, उतनी ही काउंटिंग तक आप धीरे धीरे एक्सहेल। उस तरह से आपका अपने श्वास पर कमांड होगा, उसके बाद आप कोई प्राणायाम करें। और दूसरी टेक्निक जो बहुत ही उपयोगी, बहुत अच्छी टेक्निक है, और उस टेक्निक को करने के बाद यदि आप कपालभाति करेंगे तो आपको स्वयं को फर्क दिखेगा, वो है उदर श्वसन यानी डायफ्रामिक ब्रीदिंग, यानी बेली ब्रीदिंग भी इसको कह सकते हैं। तो पेट से श्वसन हमको करना है। हमको कल्पना करनी है एक छोटे से बच्चे की, हमारे घर में या आसपास देखने को मिल जाएगा। वो बच्चा जब सोया है तो आप देखिए कि उसका पेट ऊपर नीचे होता है, बहुत नेचुरल प्रोसेस है, उसको किसी योगा क्लास में हमने नहीं भेजा है, वो नेचुरल तरीके से श्वास ले रहा है और हम उसको भूल गए हैं। तो हमको उसी टेक्निक को फिर से याद रखना है कि हमको पेट से श्वसन करना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। उसके लिए शुरू में आपको हाथों का सहारा लेना है। तो अपनी राइट हथेली को आपको नाभि पर रखना है और लेफ्ट हथेली को चेस्ट पर। इस तरह से हाथों को आपको केवल देखने के लिए रखना है, हाथों को कोई यूज नहीं करना है, प्रेशर नहीं देना है। इस तरह से रखने के बाद आप आंखें बंद कर लें और अपने मन को पेट पर फोकस करें। पूरी एकाग्रता आप पेट पर रखें, बाकी बॉडी पार्ट्स को कुछ देर के लिए आप भूल जाएं।
सिर्फ आपको ये याद रखना है कि आपने श्वास ली, पेट में गई और पेट फूला, और जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है। देखिए इस तरह श्वास भरना है, पेट फूलना है, और धीरे धीरे आपको श्वास छोड़ना है, पेट फिर से आपको श्वास भरना है, पेट फूलना है, और फिर आप जब श्वास छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर जाएगा। शुरू में हो सकता है कि आपके चेस्ट का कुछ मूवमेंट हो, थोड़ा सा आपका चेस्ट बाहर आए फिर अंदर जाए, यानी कि पेट के साथ साथ चेस्ट का भी मूवमेंट हो सकता है, लेकिन आपको अपना फोकस पेट पर बढ़ाना है। उसके लिए वही मैंने जो आपको अभी बताया कि आंखें बंद कर लें, इमेजिन कर लें कि मेरे पास पेट के अलावा और कोई बॉडी पार्ट नहीं है, और इस तरह से आप बार बार प्रैक्टिस करें, कम से कम 10 बार जरूर करें। पेट फुलाएं, फिर श्वास छोड़ें, पेट को अंदर। इसी क्रिया को आप शवासन में लेट कर जब करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। यह एक धीमा, गहरा, लय पूर्वक श्वसन है। इससे आपका अपने पेट पर कमांड होगा, और चेस्ट और पेट के बीच में जो डायफ्राम है, मांसपेशियों की पतली झिल्ली नुमा पर्दा है, उसका मूवमेंट ऊपर नीचे होगा। जब पेट आप फुलाएंगे, डायफ्राम नीचे की तरफ खिसकेगा, तो लंग्स के निचले हिस्से को हवा जाने की जगह बनेगी, जो प्राय हम यूज नहीं कर पाते लंग्स का वो भाग, वो यूज में आएगा, और डायफ्राम नीचे जाने के कारण आपके पेट के ऊपरी जो ऑर्गन्स है उनकी मालिश होगी। उसी तरह से जब आपने श्वास छोड़ी, आपका डायफ्राम ऊपर की ओर खिसका, तो वो लंग्स के निचले हिस्से को थोड़ा पुश करेगा, विषैले पदार्थ आपके बाहर आएंगे। इस तरह श्वसन के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। और जब इस तरह से पेट पर आपका कमांड हो जाएगा और फिर आप कपालभाति करेंगे, तो कपालभाति में जो बहुत मैक्सिमम गलती ही होती है कि पेट के मूवमेंट के साथ शोल्डर, चेस्ट सब कुछ हम लोग हिला देते हैं पूरा बॉडी को, और उससे कंधे, पीठ और पीठ का दर्द होने लग जाता है कई लोगों को कपालभाति करने के बाद। स्ट्रोक उतने गहरे नहीं हो पाते हैं, तो बेली ब्रीदिंग के बाद आप कपालभाति, समय नहीं है नहीं तो मैं आपको कपालभाति भी अनुलोम विलोम भी बताती। तो आज नहीं, थोड़ा नहीं, बता बता सकते हैं, मैम मैडम, बता कोई दिक्कत नहीं दीजिए, है। मैम बता दीजिए बता दीजिए। आप पहले 3 स्टेप ब्रीदिंग करें, जैसा मैंने इसकी बेली ब्रीदिंग के पहले आपको बताया, और उसी में यदि आपको आता है तो आप मूलबंद लगाएं, यानी आप जब पहले स्टेप में पेट फुलाएंगे 3 स्टेप ब्रीदिंग में, उसको 4 स्टेप हमको करना है। सेकंड स्टेप में आप चेस्ट को पूरा एक्सपांड करेंगे और अधिक इनहेल करते जाएंगे। थर्ड स्टेप में शोल्डर्स को अप करेंगे, गर्दन को पीछे करेंगे और अधिक इनहेल करने की कोशिश करेंगे, और फिर धीरे धीरे आप जब उल्टे क्रम से श्वास को छोड़ेंगे, गर्दन सामने, कंधे सामने करेंगे, चेस्ट को लूज छोड़ेंगे, पेट को लूज छोड़ेंगे, और जब आपकी पूरी श्वास बाहर हो जाएगी तो आपको एनस को कॉन्ट्रैक्ट करना है। आप जैसे ही एनस को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आपके शरीर में बची हुई बहुत मामूली सी श्वास भी होगी तो वो बाहर आ जाएगी, और आप जब निर्वास की स्थिति में रहेंगे, यानी कि निश्वास रहेंगे, आपके शरीर में अंदर अभी श्वास ली हुई नहीं है, उस कंडीशन में आपको एनस को कॉन्ट्रैक्ट करना है, 5 सेकंड होल्ड करना है, और उसके बाद जब आपको लगे कि श्वास के बिना रुका नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले आप मूलबंध को ढीला छोड़ लें और श्वास को ले लें। अपने आप श्वास आ जाएगी, लेने की भी आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि श्वास के बिना रुकना असंभव है। और उस राउंड को आप 2 या 3 बार करें। आप स्वयं देखेंगे कि कैसे 2 या 3 दिनों में ही आपकी सारी थकान कम होती जाएगी। आपको खुद से फील होगा कि आज मैं कल की तुलना में कम थका या मैंने अपने कामों को अधिक एनर्जी से किया। तो वो 4 स्टेप आप ब्रीदिंग करें, उसके बाद आप बेली ब्रीदिंग करें, जो अभी मैंने आपको बताया, डायफ्रामिक ब्रीदिंग या पेट से श्वसन, और उसके बाद आप कपालभाति। तो कपालभाति में आपको दिखा रही हूँ एक बार। कपालभाति में बेसिक बात आपको ये याद रखनी है कि आपको पेट को अंदर कॉन्ट्रैक्ट करना है और सेम टाइम श्वास को दूर से फेंकना है, और उसके बाद आपको श्वास लेने पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना, श्वास अपने आप भीतर आ जाएगी। मैं एक बार करके बताती हूँ। इस तरह से शोल्डर को, चेस्ट को कम से कम हिलाते हैं। सिर्फ आपको पेट को कॉन्ट्रैक्ट करना है, श्वास को फेंकना है। स्पीड का ध्यान रखना है। शुरुआत में आपको बहुत कम स्पीड में कपालभाति करनी है, लगभग 2 सेकंड में एक स्ट्रोक।
फिर कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद 1 से करें और शुरुआत में आपको 20 या 25 स्ट्रोक के बाद स्टॉप करना है, रुकना है और डीप ब्रीथिंग करना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है 1-2 श्वास का, फिर से 20-25 स्ट्रोक का आप राउंड कर सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है हमको किसी से कॉम्पिटिशन करने की कि हमने 100 स्ट्रोक एक बार में लगाए। 20 ही स्ट्रोक आपके उतने ही इफेक्टिव होंगे यदि आपने पेट को ढंग से कॉन्ट्रैक्ट किया और अच्छे से अपने श्वास को बाहर किया। फिर कपालभाति के आप अपने टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से 2 राउंड 3 राउंड कर लें और उसके बाद आप नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ थोड़ा रेस्ट करें। कपालभाति से ब्लड का फ्लो तेज हुआ है, हार्ट की बीट्स बढ़ी है, आपकी श्वास प्रश्वास की स्पीड बढ़ी है, तो उन सबको आप नॉर्मल होने दें पहले। उसके बाद एक बार डीप ब्रीथिंग करें और उसके बाद आप करें अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम में भी स्वर की जांच कर लें। स्वर यदि आपका समान नहीं है तो पहला एक तरीका मैंने आपको पादादिरासन का बताया जो वज्रासन में बैठते हैं। दूसरा तरीका है कि आप श्वास जब भी अनुलोम विलोम शुरू कर रहे हैं उसके पहले आप एक ही नॉस्ट्रिल से श्वास ले और छोड़े 3 बार। यानी आपने इस तरह हाथों की मुद्रा बनाई और अंगूठे से यदि आपने राइट नॉस्ट्रिल बंद किया है, आपको हमेशा लेफ्ट से ही शुरू करना है, इसका भी ध्यान रखना है। तो लेफ्ट से आपने इनहेल किया और लेफ्ट से ही आपको छोड़ना है। इस तरह आप 3 बार लेफ्ट से करें और 3 बार राइट से करें। फिर एक बार आप हाथ हटाकर दोनों नाक से करें और उसके बाद आप ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करें, यानी लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें। फिर इसमें आप कुछ दिनों की प्रैक्टिस काउंटिंग के साथ करें। यानी आपने जब लेफ्ट से इनहेल किया है तो आप मन ही मन काउंट करें। अपनी काउंटिंग यदि आपकी 5 तक जा रही है, 7 तक जा रही है, तो उतनी ही काउंटिंग तक आप राइट से छोड़ें। कोशिश करें, छूटते समय हो सकता है कि आपने लेते समय 7 तक गिना हो और छूटते समय 5 तक ही आपकी श्वास छूट जाए, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको इक्वल करें 1:1। उसके बाद आप थोड़ी सी और प्रैक्टिस बढ़ाएं, आपकी श्वास को थोड़ा और लंबा गहरा बड़ा करने की कोशिश करें, गिनती को आगे बढ़ाएं, 8 तक, 9 तक, 10 तक ले जाएं। फिर जब आपकी कुछ दिनों अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, आप 10 तक लेकर 10 तक छोड़ने में परफेक्ट हो जाए, तो फिर आप अपने छोड़ने की गिनती को बढ़ाएं, यानी उसको धीरे धीरे 1:2 तक लाने की कोशिश। बस शुरुआत के कई दिनों तक आप इस तरह की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10 की काउंटिंग तक आपने श्वास ली, 20 तक छोड़ी, फिर 10 तक ली और 20 तक छोड़ी। उसके बाद इसमें और भी कई सारी स्टेप्स हैं, जैसे आप कुंभक कर सकते हैं। एक नाक से आपने श्वास ली, फिर दोनों नाक को आपने बंद करके रोका और दूसरी नाक से छोड़ दिया, फिर दूसरी से लिया, रोका और पहले से। तो इस तरह धीरे धीरे आप अनुलोम विलोम में भी आगे बढ़। दीप्ति जी, अब कार्यक्रम को समेट लें। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और काफी सारे बहुत बारीकियां बताई योगा की। देयर सो मच ऑन गूगल एंड यूट्यूब, इतने सारे आसन है, बट आपने तो बिल्कुल गागर में सागर भर दिया कि बिल्कुल जो क्रक्स मेन 15-20 मिनट्स जो हम सब डिवोट कर सकते हैं, ऑल दोज थिंग्स यू हैव कवर्ड, कवरिंग बेसिक थिंग्स, डायबिटीज, स्पॉन्डिलोसिस, जो सभी की समस्या रहती है कहीं ना कहीं। Now I request Churchill ji Jain to take up on question and answers for our participants. Ma'am, we have many questions for you. जी जी जरूर। थैंक यू दीप्ति जी, थैंक यू दीप्ति जी। सादर धन्यवाद सबसे पहले ज्योति मैम को, उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया और हमारे मेंबर्स को लाभान्वित किया स्वास्थ्य के जागरूकता के प्रति। कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उनमें सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा। हमारे मेंबर है सुमित बड़जात्या जी, उन्होंने पहला सवाल पूछा है कि थायराइड के लिए आपने जो आसन बताया था, कृपया वापस से थायराइड के लिए बताएं आप। जी, थायराइड जो है हमारी, थायराइड नाम की ग्लैंड गले में स्थित होती है। तो थायराइड के लिए कई सारे आसन है। थायराइड ग्लैंड को जो स्ट्रेच करे और जो थायराइड ग्लैंड को प्रेस करे, यानी एक बार दबाव, एक बार खिंचाव की स्थिति। यदि आपने फ्रंट में झुकने वाला कोई आसन किया है तो एक बार आप बैक में झुकने वाला आसन भी जरूर करें। तो थायराइड से रिलेटेड एक मैंने आपको जो सर्वाइकल के लिए बताया है, गर्दन का मूवमेंट, वो आपकी थायराइड की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। एक आसन मैंने आपको केमल पोज बताया, उष्ट्रासन, वो आपकी थायराइड को सॉल्व करेगा। उसके अतिरिक्त यदि आप उल्टा लेट कर सकते हैं कोबरा पोज, भुजंगासन। जनरली भुजंगासन में बहुत सारी मिस्टेक्स लोग करते हैं, तो भुजंगासन को करते समय आपको ये याद रखना है कि दोनों हाथ आपके चेस्ट की सीध में हो और आपको केवल नाभि तक का शरीर में
फिर से कहना चाहूंगी कि मेरे चैनल पे कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो भुजंगासन का पर्टिकुलर मैंने एक वीडियो दिया है कि आपको कैसे सही तरीके से भुजंगासन तक जाना है, वहां पर कैसे रुकना है। तो भुजंगासन आप कोबरा पोज उसके लिए आप करें, और यदि कर सकते हैं तो आप सर्वांगासन और हलासन भी करें। तो थायराइड के लिए काफी सारे आसन अवेलेबल हैं, आप इनमें से जो कर सकते हैं जरूर करें। ओके, चंचल जी, आई रिक्वेस्ट। थैंक यू मैडम। सुमित जी को शायद अपना उत्तर मिल गया होगा। हाँ जी सर, थोड़ा सेकंड समय क्वेश्चन की हमारे मर्यादा ग्रुप का से ध्यान शिखा रखते जी हुए। का है। जी, क्वेश्चन आंसर फास्ट ले लें। हाँ, शिखा जी का क्वेश्चन है कि लेडीज दिन भर किचन में काम करती खड़े खड़े, तो उनके पैरों में प्रॉब्लम आती है, तो ऐसा कोई योगासन है जिससे ये समस्या से निजात पा सके? हाँ, बहुत सारे आसन हैं। पैरों के संचालन की छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं हैं। आप पैरों को फैलाकर जमीन पर बैठ जाएं सामने की तरफ, और पैरों की उंगलियों का मूवमेंट करें, फिर पंजे का करें, और फिर पंजे को रोटेट करें। या फिर आप चाहें तो खड़े होकर केवल एड़ियों को ऊपर उठाएं, नीचे रखें, फिर एड़ियों को ऊपर उठाएं, नीचे रखें, और इसी तरह से एक बार पंजे को ऊपर उठाकर नीचे रखें। इस तरह की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जिससे पैरों के पंजों की, एड़ियों की मालिश हो जाएगी, और आपको एड़ी के पेन में, पंजों के पेन में बहुत सारा आराम मिलेगा। इसके अतिरिक्त यदि आपका कंटिन्यूएशन में बहुत अधिक देर खड़े रहने का काम है, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप बीच में 2 से 3 मिनट बैठ जाएं और पैरों को थोड़ा ऊपर की ओर ले लें, लेवल पर ले लें, बजाय पूरा दिन लटकने के। एक क्वेश्चन मेरा खुद का ही है कि आंखों के नीचे जो जी। कालापन आ जाता है, इसके लिए कोई ऐसी क्रिया जो दिन भर हम ऑफिस में बैठे रहते हैं तो बैठे बैठे भी कर सकें और लाभान्वित हो सके इस? हाँ, आंखों की क्रिया है जो आप ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं। उसके लिए आपको फेस को सामने रखना है, फेस को मूव नहीं करना है, आपको केवल आंखों की पुतलियों को चलाना है। पहले आपको नीचे दिखना है, फिर ऊपर, राइट एंड लेफ्ट, इसको आप 5-5 बार करें। फिर आंखों की पुतलियों को आप गोल घुमाएं, और उसके बाद आपको पलकों को जल्दी जल्दी बंद चालू करना है। इससे आपकी आंखों की ड्राइनेस भी जाएगी, आंखों के नीचे का कालापन भी जाएगा। और उसके अतिरिक्त आंखों के कालेपन के लिए और भी फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, जैसे यदि आप पानी कम पी रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स कम ले रहे हैं, या आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही, तो भी आंखों के नीचे कालापन कई बार हो जाता है। बट फिर भी आंखों की एक्सरसाइज आप डेली। ठीक है, थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन परम सिंघवी जी का है। उन्होंने बोला उनको एलर्जिक प्रॉब्लम है, तो ऐसी कोई योग क्रिया बताएं जो एलर्जिक, वो टेबलेट लेते हैं, वो टेबलेट से निजात पाना चाहते हैं, तो कोई ऐसी एक यूनिक हो कि बहुत सरल सा कार्य है, यूनिवर्सल हो, जो सबसे सभी एलर्जिक प्रॉब्लम्स में काम आ सके। जी, उसके लिए आप अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम के बारे में योग शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियां जो होती है, उन सब की शुद्धि होती है। अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। तो जब आपकी सारी नाड़ियों की शुद्धि हो जाएगी, तो आपकी बहुत सारी एलर्जी से संबंधित दूसरी और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बल्कि कई सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी अनुलोम विलोम। बट आपको जैसा मैंने उसको बताया है, ब्रीदिंग आप बहुत प्रॉपर करें, ब्रीदिंग पर फोकस करें, आंखें बंद करें, अपने श्वास से अपने आप को अटैच करें, और काउंटिंग के साथ जी, जल्दी नहीं करें, एक नाक से लिया और उसको छोड़ा, इस तरह डायरेक्ट स्टेप पर ना जाए। हेलो मैम, एक क्वेश्चन मेरे साइड से था। जी, हाई बीपी में कौन से आसन और प्राणायाम नहीं करना चाहिए? हाई बीपी में आप भस्त्रिका बिल्कुल नहीं करें। कपालभाति आप देखभाल करें, अपनी कैपेसिटी का ध्यान रखें, या किसी टीचर के सामने करें, किसी एक्सपर्ट के सामने करें। उसके अलावा आपको बहुत ज्यादा खिंचाव या बहुत ज्यादा दबाव वाले आसन नहीं करना है, बल्कि रिलैक्सेशन वाले करना है। सबसे पहले तो आप हाई बीपी को भ्रामरी से ठीक करें, शवासन और योग निद्रा से ठीक करें। उसके बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़े, बॉडी मूवमेंट, जॉइंट मूवमेंट के हल्के फुल्के आसन करें। किसी पर्टिकुलर एक आसन के द्वारा हाई बीपी को ठीक करने की कोशिश न करें। ओके, थैंक यू मैम। मैडम एक क्वेश्चन है हमारे एक मेंबर का। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम जनरली सभी को हो जाती है, व्हाट वी शुड डू फॉर दिस? गैस्ट्रिक बोला आपने? गैस्ट्रिक बोला? जी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। जी, तो गैस्ट्रिक के लिए मैंने अभी जो आपको बताया वज्रासन सबसे बढ़िया आसन है। खाना खाने के तुरंत बाद आप 5-7 मिनट, 10 मिनट वज्रासन में बैठे। वज्रासन से आपके ब्लड का फ्लो पैरों की तरफ जाना बंद हो जाएगा और पेट की तरफ आएगा, क्योंकि जब हमने खाना खाया है तो हमारी पूरी बॉडी की एनर्जी पेट की तरफ टर्न हो जाती है, कुछ देर के उस खाने को पचाने का प्रयास करती है। तो हमको उसमें सहयोग देना है वज्रासन। और इसके अलावा आप पवन मुक्तासन भी कर सकते हैं। जी जी,
एक क्वेश्चन आया अनिल सामोता जी की तरफ से, उनकी बच्ची को जी। सर्दी हमेशा बनी रहती है, साइनस की प्रॉब्लम है, तो कोई ऐसा योग जिससे वो साइनस की प्रॉब्लम से बिना टेबलेट के ठीक हो जाए? अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत सारी बीमारियों जी को सॉल्यूशन है। उसको जी थोड़ा जी। धैर्य के साथ करें, लंबे समय तक। ओके ओके। और जल नीति यदि आप करा सकते हैं उनको, तो जल नीति भी कराएं। जी 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 जी। एक क्वेश्चन पुलकित केरोप जी ने पूछा, एसिडिटी का इशू है उनको, तो उसके लिए गैस ट्रबल, डाइजेशन, एसिडिटी, सबके लिए वज्रासन और पवन मुक्तासन, ये तीनों लगभग एक जैसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और ये तीनों इनसे सॉल्व हो जाएंगी। जी और जी उसके जी। अलावा आप तनाव न लें, तनाव से भी कई बार एसिडिटी होती है, तो तनाव की आदत से बचें। दीप्ति जी, एक क्वेश्चन आभा चौरसिया जी का भी है, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप आभा चौरसिया जी को अनम्यूट कर दें एक मिनट के लिए। Okay. आभा चौरसिया Abhaji, जी, please unmute yourself. She can unmute herself. Yes, ma'am, you are audible. Please take it forward. मैम, आप कर पा रहे हैं? जी तो हेलो। नहीं तो उसका अच्छा, मैं I'll read this question. Actually, ma'am, the ma'am is having the problem that she is on dieting. She is following some diet plan and she is doing dieting, and because of that, there is a continuous stomach ache in there. डाइटिंग करने से स्टमक में दर्द उनको रहता है, तो इसके लिए आप कुछ सजेस्ट करिए। तो वो उस बात पे डिपेंड करेगा कि वो डाइटिंग क्या कर रही है और क्यों कर रही है और उसको किस लेवल तक कर रही है, किस पर्पस से कर रही है, कौन सा खाना उनको पच नहीं रहा है, थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा समझने के लिए। कोई पर्टिकुलर आइटम है जो आपको सूट नहीं कर रही है, आभाजी प्लीज टेक इट उनसे कहिए आप वो मुझसे कांटेक्ट करें, तो इस प्रोग्राम के बाद में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आभाजी, आपका थोड़ा माइक में इशू आ रहा है, तो वी विल सेंड यू द लिंक। मैडम अगला क्वेश्चन सेलोत साहब का, हमारे प्रेसिडेंट है सेलोत साहब, उनका क्वेश्चन है, योग निद्रा कैसे करें? योग निद्रा बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ। शवासन तो सभी जानते हैं जी। शवासन में शरीर को रिलैक्स किया जाता है, शिथिल किया जाता है, और योग निद्रा उससे आगे की स्टेप। जब आप एक बार बॉडी को शवासन में पूरी तरह रिलैक्स कर लेते हैं, हाँ। उसके बाद आपको अपने मन को शरीर से अलग करना है। हाँ। मन को शरीर से बाहर निकालना है, उसको भ्रमण पर ले जाना है, यानी उसको और ज्यादा रिलैक्स करने की कोशिश करना है, प्रकृति में उसको भ्रमण करवा कर, या कह सकते हैं कि उसको शरीर से हटाकर दूसरी ओर लगाना है। उस बीच में आपके शरीर में किसी भी तरह का खिंचाव तनाव होगा, तो वो बचा हुआ भी सब तनाव दूर हो जाएगा। रिलैक्सेशन की ही एक प्रोसेस है, रिलैक्सेशन की ही एक डिटेल्ड मेथड है योग में निद्रा, जिससे आप डिप्रेशन तक ठीक किया जा सकता है। और उसके बाद कुछ देर बाद पुनः मन को शरीर से जोड़ा जाता है, फिर से एक एक अंग का, शरीर का आभास किया जाता है, महसूस किया जाता है, और फिर से मन को शरीर से कनेक्ट किया जाता है। जी। अब एक ही क्वेश्चन के दो रूप में आपके सामने आ रहा है, एक मयंक जी का, एक आभा जी का है। वो पूछ रही है वेट लूज करना है, और मयंक जी पूछ रहे हैं वेट गेन करने के लिए मुझे क्या करना है? वेट गेन तो बहुत इजी है, वेट लूज जरूर करने के लिए बहुत लोगों का प्रयास बना रहता है। तो वेट गेन करने के लिए आपको नॉर्मल शेड्यूल आपका 20 से 25 मिनट 30 मिनट का आसनों का, सिंपल आसनों का चार्ट रखना है। आपको अपनी डाइट पर थोड़ा सा फोकस करना है, और बाकी कोई ऐसा पर्टिकुलर आसन नहीं है, या कोई आपको पर्टिकुलर आसन के चक्कर में नहीं पड़ना है कि एक ही आसन को करने से आपका वेट बढ़ जाएगा। तो सामान्य आप जो भी आसन कर सकते हैं वो आप करें, और सही तरीके से करें, आसन की लास्ट स्टेज में कुछ देर रुके। और रहा सवाल वेट लॉस, तो वेट लॉस के लिए मैंने आपको बताया था कि ताड़ासन, कोणासन और सूर्य नमस्कार का कॉम्बो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन उसको कह सकते हैं, उसको आप करें। और इसके अलावा भी लेट कर, पीठ के बल लेट कर और पेट के बल लेट कर कुछ आसन है, उनको आप जैसे एक एक पैर को उठाना, फिर दोनों पैर को उठाना, उनकी प्रैक्टिस करें, तो वेट और पेट दोनों कम किया जा सकेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं चैट बॉक्स में,
मैडम मैं पर आपसे निवेदन करूंगा, और ये सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आप इस तरीके से लाभान्वित कर सकती है, आप यूट्यूब चैनल के बारे में आपके बता दें, ताकि वो सभी अपने क्वेरीज आपके यूट्यूब चैनल पे आपके योग आसन देख के लाभान्वित हो सके और अपनी समस्याओं से निजात पा सके। मैम यू आर म्यूटेड, मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। बीमारियों से रिलेटेड वीडियो है, पर्टिकुलर कुछ आसन को लेकर वीडियो है, जैसे किसी आसन, कई आसन ऐसे हैं जिनमें कई लोगों को भ्रम है कि इस आसन को इस ढंग से किया जाए, इसको कैसे किया जाए, इसको सही तरीका क्या है करने का। कल ही मैंने एक वीडियो डाला है योग मुद्रा का, तो उसको मैंने बताया है कि किस तरह से आपको सामने बॉडी को बेंड करना है, कमर से आपको झुकना है, न कि कंधे से पीठ से। इस तरह से बहुत सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, और इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पर्सनली नाम बता दीजिए। बस एक लास्ट क्वेश्चन प्रकाश जी साहब से आया है, प्रकाश जी चोड़िया, उन्होंने पूछा शुगर के लिए कोई आसन है तो आप बताएं। सेकंड नंबर पे मैंने बताया था कोणासन, हाथ को ऊपर करने के बाद इस तरह से बेंड होने वाला, तो वो पेनक्रियास को एक्टिव करता है। इसके अलावा जो ट्विस्टिंग से रिलेटेड आसन है, जो एक मैंने कुर्सी पर बैठकर बताया था, उसके अलावा नीचे बैठकर पैरों को सामने फैलाकर बॉडी को एक बार राइट और एक बार लेफ्ट साइड टर्न किया जाता है। उसके बहुत सारे रूप है, वक्रासन है, अर्ध मत्स्येंद्रासन है, उनको आप करें। उसमें पेनक्रियास पर एक बार दबाव डाला जाता है, एक बार खिंचाव, तो इस तरह पेनक्रियास को एक्टिव बनाया जाता है और डायबिटीज को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, सर्दी वाला नहीं क्वेश्चंस तो है, पर मैडम समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियो लिंक इसीलिए लिया मैडम से चैनल का, कि सभी वहां जाके भी अपने क्वेश्चन का आंसर पा सके। जी, चैनल की लिंक भी मैं भेज दूंगी। पोस्ट हो गया है मैम, वी हैव पोस्टेड द चैनल लिंक ऑफ मैम in the chat box. Please all participants please see that and subscribe to her channel. Yeah, subscribe to the channel. Salat sir कुछ कह रहे हैं? नहीं, please also announce it. Many people go to योग साधिका ज्योति जैन के नाम से चैनल है, आप सर्च कर सकते हैं योग साधिका ज्योति जैन। हाँ बस ठीक है, YouTube पे आप टाइप करेंगे योग साधिका ज्योति जैन तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। बस धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। Thank you ma'am. Over to you Dipti ji. Over to you Dipti ji. Thank you धन्यवाद। जी जी, शरद भाई मैडम। Thank you Chachil ji for wonderful question answer session, and thank you ma'am for promptly answering all the questions. Now I request Sharad ji Jain, Secretary JCF Malwa, to give a vote of thanks. Over to you Sharad ji. धन्यवाद दीप्ति जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी शरद भाई। सभी को सादर जय जिनेंद्र। सम्माननीय बंधुओं, आज हम जो जीवन जी रहे हैं वह काफी तनावपूर्ण और भागम भाग वाला है। इस वजह से अक्सर बीमारियां हमें घेर लेती है, जिससे न केवल हमारे स्वास्थ्य और शरीर का नुकसान होता है, बल्कि हमारे कीमती समय, धन और कार्य कुशलता का भी नुकसान होता है। यदि हम अपने जीवन में योग को अपनाएं तो हम निरोग भी रह सकते हैं और अपनी कार्य कुशलता को भी बढ़ा सकते हैं। मैंने कहीं पढ़ा है कि इंसान का जो शरीर है वह इस तरह से बना है कि वह बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी दिक्कत के 100 साल तक बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता है, परंतु सावधानी केवल इसी बात की रखना है कि उसे योग आदि के माध्यम से हम निरोग और सुरक्षित रखें। वैसे तो योग का जन्म भारत में हुआ है, परंतु आज पूरी दुनिया योग का लाभ उठा रही है और अब तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनने लगा है। इसलिए हमें भी इस योग का बेनिफिट, लाभ अपने जीवन में उठाना चाहिए। अब योग के कार्यक्रम में जब आभार व्यक्त करने की बात आती है तो सबसे पहला नंबर उन प्राचीन भारत के महान मनीषियों और संतों का आता है जिन्होंने योग की इस अद्भुत कला का इजाद किया, उसे परिष्कृत किया, उसे जन जन तक पहुंचाया और आज हजारों लाखों साल बाद तक भी उन्होंने इसे सहेज कर रखा है। मैं उन सभी मनीषियों को सबसे पहले सादर प्रणाम करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। ऐसी ही एक योग साधिका, एक योग मनीषी ज्योति जैन जी आज हमारे बीच में है। उन्होंने 1 घंटे के इस छोटे से कार्यक्रम में जहां योग की छोटी छोटी बारीकियों से हमको परिचित करवाया, वहीं योग के गूढ़ रहस्यों तक भी वे पहुंची। कई लोग
योग को अपना नहीं पाते हैं। उनका यह मानना होता है कि योग के लिए काफी समय देना पड़ता है, विशिष्ट रूप से समय निकालना पड़ता है। परंतु आज ज्योति जी ने यह बात बड़ी स्पष्ट कर दी है कि योग के लिए कोई विशेष समय निकालने की जरूरत नहीं। यह कहीं भी कभी भी, यहाँ तक कि अपने ऑफिस पर अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे भी किया जा सकता है। मैं तो कहूँगा कि एक प्रकार से ज्योति जी ने हमें योग के लाभ में जो जैन दर्शन के अनुसार अंतराय कर्म आ रहे थे, उन अंतराय कर्मों को तोड़ने के लिए एक रास्ता बताया है। मैं ज्योति जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और एक जानकारी और देना चाहता हूँ जो मुझे अभी अभी प्राप्त हुई है कि ज्योति जी हमारे अध्यक्ष जो हैं राजेश सेलोत जी, उनकी रियल सिस्टर हैं। तो ज्योति जी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीए डॉक्टर श्री गौतम कोठारी जी हैं, जो कि पीथमपुर औद्योगिक संस्थान के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने आज अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम को गौरवान्वित किया। मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। हमारा आज का ये कार्यक्रम जैन सोशल ग्रुप प्रोफेशनल यूनिटी के साथ था। मैं इस संस्था का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आज हमारे कार्यक्रम में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पूर्व चांसलर श्री नरेंद्र जी धाकड़ भी उपस्थित हुए हैं। उनके सौजन्य से हमें जूम की लिंक भी प्राप्त हुई है। मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। हमारा आज का ये जेसीएफ का कार्यक्रम प्रथम कार्यक्रम है। इसके पहले तो हमने शपथ विधि का कार्यक्रम किया था। इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में, इसका आयोजन करने में और इसको सफल बनाने में काफी सारे सदस्यों का योगदान रहा है, जिसमें कि हमारे अध्यक्ष राजेश सेलोत जी, हमारी कमेटी के चेयरमैन चर्चिल जैन जी, पुष्कर जी, महासचिव दीप्ति जी, सेक्रेटरी आनंद जी का काफी योगदान रहा है। मैं इन सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन अशोक खागजीवाला जी, नरेंद्र भंडारी जी, शीतल मैडम, स्वप्निल कोठारी जी, राजेश मेहता जी, पुखराज जी, प्रमोद नाहर जी और जेसीएफ की एपेक्स बॉडी का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम अच्छी तरह से संपन्न हो सका। परम पूज्य नयन पद्म सागर जी महाराज साहब, जिनके आशीर्वाद से यह संस्था बनी है, उनका आशीर्वाद भी अप्रत्यक्ष रूप से हमारे आज के कार्यक्रम पे रहा है। मैं उनको भी सादर प्रणाम करता हूं और उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। मैंने जो नाम मेरे ध्यान में थे वे सभी आपके समक्ष लिए। इसके अलावा भी काफी सारे लोगों का इस कार्यक्रम में योगदान रहा है, जिनका नाम मैं यहाँ नहीं ले सका हूँ, तो नाम न लेने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और उन सब का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अब सबसे अंत में मैं उन लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिनके बगैर कोई भी कार्यक्रम सक्सेसफुल तो हो ही नहीं सकता, बल्कि मैं तो कहूंगा कि शुरू भी नहीं हो सकता। वे हैं हमारे कार्यक्रम के श्रोता और दर्शक। श्रोता और दर्शक किसी भी कार्यक्रम की जान होती है। आज जिन श्रोताओं ने और जिन दर्शकों ने हमारे आज के कार्यक्रम को ज्वाइन किया, इसे पूरे समय सुना, उन सब लोगों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी पार्टिसिपेंट्स ने जो आज टिप्स योग की यहाँ पर सीखी है, उसका उपयोग अपने जीवन में करेंगे और स्वस्थ और निरोग रहेंगे। धन्यवाद। मैं दीप्ति मैडम को माइक सौंप। शरद जी फॉर सच अ वंडरफुल वोट ऑफ थैंक्स। आपने तो सभी को कवर कर दिया। थैंक यू फॉर कंसाइजिंग एवरीवन and this is first webinar from JCF Malwa Group. I thank all the participants, all the committee members who have worked to make it a success. Thank you today's guest of honor Shri Gautam Ji Kothari for joining us, and Jyoti ma'am, thank you for your such a wonderful session, and we will expect you more sessions from your side. आपको और हम बुलाना चाहेंगे, इस मंच पे आमंत्रित करना चाहेंगे ताकि और भी सदस्य इसके लाभार्थी हो सके। Here we end our Zoom meeting. Okay, all the participants, thank you very much for being part of us and being patiently listening to it.
सभी का आभार। जय जिनेंद्र, गुड नाइट। Thanks to JCA. Good night. Good night. Thank you. Here we end our today's जी। meeting. सोने के पहले Yeah, अच्छी लोग निद्रा लें। जी। Great boss, great.